अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर में हम IFRS 16 लीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ में क्या डिफरेंस होता है। मिनिमम लीज पेमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों तरह से हम देखेंगे। मिनिमम लीज पेमेंट फॉर लेसी और मिनिमम लीज पेमेंट फॉर लेसोर, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये IFRS का लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने देखा था लीज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं। और फिर हमने देखा था कि लेसी या लेसोर कौन लोग होते हैं। इसके अलावा हमने जो मेन चीज़ डिस्कस की थी वो डिस्कस की थी इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट में क्या फ़र्क होता है। और हमने लीज टर्म डिस्कस किया था कि लीज टर्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम फर्दर आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक लाइफ एंड यूजफुल लाइफ। जो लीज एसेट होता है उसकी इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ क्या होती है। जो लीज एसेट की मैक्सिमम यूजेबल इकोनॉमिक लाइफ होती है, यानी कि मैक्सिमम आप एसेट को कितना यूज कर सकते हैं, वो उसकी इकोनॉमिक लाइफ कहलाती है। द पीरियड ओवर विच an asset is expected to be economically usable by one or more user, यानी वो टाइम पीरियड जिसमें आप कह लें कि एसेट को आप यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं, वो मैक्सिमम टाइम पीरियड बाय वन और मोर यूजर्स। लाइक अगर आप कहें कि एसेट कोई मशीन है और मशीन की ओवरऑल लाइफ है 10 years, सो दिस total 10-year life is the economic life। अच्छा, अब फिर यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है कि लाइफ ज़रूरी नहीं है ईयर्स में हो। आपने जब डिप्रिसिएशन किया होगा तो आपने देखा होगा कि डिप्रिसिएशन में हम जो यूज़फुल लाइफ होती है वो आपकी ईयर्स में भी हो सकती है, वो यूनिट्स में भी हो सकती है, किलोमीटर्स में भी हो सकती है, इवन नंबर ऑफ आवर्स में भी यूज़ हो सकती है। सो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट डिस्कस किया गया है वो डिस्कस ये किया गया है कि द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट बाय वन और मोर यूजर्स। अब जैसे कोई प्लांट आपने लगाया हुआ है तो प्लांट में इसकी जो मैक्सिमम लाइफ है वो ईयर्स की बजाय, अगर आपसे कहा जाए कि 1000 यूनिट्स प्लांट ने प्रोड्यूस करना है, तो फिर 1000 यूनिट्स क्या हो जाएंगे, वो उसकी इकोनॉमिक लाइफ हो जाएगी। और इकोनॉमिक लाइफ में ख़ास बात ये है कि यूजेबल बाय वन और मोर यूजर्स। जबकि अब हम यहाँ पे देखते हैं यूजफुल लाइफ इज आइदर द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय द एंटिटी। यहाँ पे अब बात हो रही है अवेलेबल फॉर यूज की, यानी कि जितने साल वो अवेलेबल है बाय एन एंटिटी के लिए कि वो उसको यूज कर सकता है। जबकि यहाँ पे इकोनॉमिकली यूजेबल बाय वन और मोर एंटिटी की बात हो रही है, यानी यहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ में उसकी टोटल लाइफ डिस्कस की हुई है। जबकि यूजफुल लाइफ में अगर एक एसेट पहली बार ऑलरेडी लीज हो चुका है 10 साल के लिए और उसकी टोटल लाइफ ही, ये टोटल इकोनॉमिक लाइफ ही उसकी 15 years है, तो यूजफुल लाइफ कितनी हो जाएगी, यानी अवेलेबल फॉर यूज 10 साल तो वो ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो अवेलेबल फॉर यूज फॉर एंटिटी कितना हो जाएगा, वो 5 years हो जाएगा। अच्छा, और फिर सिमिलरली जैसे इकोनॉमिक लाइफ ईयर्स में होती है, यूनिट्स में होती है या आवर्स में हो सकती है, तो यूजफुल लाइफ भी इसी तरह यूनिट्स में, आवर्स में, या फिर वो यानी कि अवेलेबल हो सकते हैं, किलोमीटर्स में हो सकते हैं। और इसमें बस यहाँ पे ख़ास बात ये है कि ये अवेलेबल फॉर यूज़ है और ये इकोनॉमिकली टोटल आप कह लें कि टोटल एक्सपेक्टेड लाइफ है। इसको अगर हम एग्जाम्पल से करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो एक एग्जाम्पल हम चेक करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 6 है, बी लिमिटेड एक्वायर्ड a second hand plant whose total maximum use of such plants is expected to be 12 years by one or more users. तो अगर आप देखें, अभी हमने डेफिनेशन में भी ये डिस्कस किया था, ये हमने डिस्कस किया था टोटल मैक्सिमम लाइफ जो होती है बाय वन और यूजेबल बाय वन और मोर यूजर्स, तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, इकोनॉमिक लाइफ का वर्ड यूज किया था. The plant has already been used for 4 years. आप 4 साल प्लांट को ऑलरेडी यूज कर चुके हैं by previous owners. B Limited intends to use the plant for 5 years and then wants to sell it to someone else. So अब यहाँ पे देखें कि दो बातें डिस्कस हुई हैं, और दो बातें जब जब आपको टोटल मैक्सिमम लाइफ का जिक्र किया हुआ है जो कि 12 years है, तो इसके लिए हम ये किसके लिए कैलकुलेट होगा, ये इकोनॉमिक लाइफ के लिए. और जब हम यूजफुल लाइफ की बात करेंगे तो वो अवेलेबल फॉर यूज होगा फॉर एनी अदर यूजर, जो कि अब यहाँ पे 5 years है, तो 5 years वुड बी द इकोनॉमिक लाइफ. बिल्कुल इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करें तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा. एशियन स्पोर्ट्स लिमिटेड is in need of power generation plant for its own use. The company is not in a position to purchase a new asset. Therefore, the company decided to lease a second-hand plant. The total life of such plant of new asset is 10 years. So, यहाँ पे जो डिस्कस किया हुआ है आपको टोटल लाइफ आपको दी हुई है. टोटल लाइफ ऑफ सच न्यू एसेट इज 10 years. सो दिस 10 years बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया, ये 10 years क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, ये 10 years रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक लाइफ को. इसके बाद लिखा हुआ है द एसेट लीज बाय कंपनी हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, यानी इसको आप इस्तेमाल कितना कर चुके हैं, इसको 6 साल इस्तेमाल कर चुके हैं. सो इसकी एट दैट टाइम रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 10 में से अगर 6 माइनस करें तो रिमेनिंग लाइफ हो जाती है 4 years. It is estimated that the asset will be used by a company फॉर 3 years. सो ये जो 3 years है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूजफुल लाइफ को. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि यूजफुल लाइफ जो कि एक्सपेक्टेड टू बी यूज बाय एनी एंटिटी होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये आपकी यूजफुल लाइफ होती है. सो हमने डिस्कस किया यूज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजफुल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ. अगेन इकोनॉमिक लाइफ किसी भी एसेट की टोटल मैक्सिमम यूजेबल लाइफ होती है, जबकि जो यूजफुल लाइफ होती है वो आपकी बाय एनी अदर, आप कह लें कि जो यूजर होता है या एंटिटी होती है वो अवेलेबल होती है यूज के लिए, वो उसकी यूजफुल लाइफ कहलाती है. सो नेक्स्ट इज मिनिमम लीज पेमेंट्स या लीज पेमेंट्स क्या होती हैं. और लीज पेमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है. सो लीज पेमेंट का जब हम जिक्र करते हैं, और इसको हम मिनिमम लीज पेमेंट भी कहते हैं, आप इसको चाहे लीज पेमेंट्स के लिए वर्ड यूज करें या मिनिमम लीज पेमेंट्स के लिए. लीज पेमेंट्स आर पेमेंट्स मेड बाय अ लेसी टू अ लेसोर, यानी कि जो लेसी को तो राइट टू यूज एन एसेट मिल जाता है, तो लेसोर को क्या मिलता है, उसको एक कंसिडरेशन मिलती है जिसको हम कहते हैं लीज पेमेंट, जो कि लेसी ने पे करनी होती है लेसोर को, रिलेटेड टू
the right to use an underlying asset during the lease term. लीज टर्म जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, 5 साल है, 6 साल है, 10 साल है। तो लीज ड्यूरिंग लीज टर्म लेसी पेमेंट्स करता है लेसोर को, और ये पेमेंट्स लीज पेमेंट कहलाती हैं, कंप्राइजिंग द फॉलोइंग। और लीज पेमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? Number one, fixed payment. Fixed payment, including in substance fixed payment, less any lease incentive. जो एक्चुअली आपकी लीज पेमेंट होती है, जो एक्चुअली फिक्स्ड इन नेचर होती है लीज पेमेंट, वो शामिल होती हैं। और अगर कोई आपने इंसेंटिव्स वगैरह दिया हुआ है अगेंस्ट फिक्स पेमेंट, तो वो हम इसमें से डिडक्ट कर देते हैं। इसके अलावा वेरिएबल लीज पेमेंट होती है, दैट डिपेंड्स ऑन एन इंडेक्स और रेट। अब जैसे आपने सुना होगा कि हमारी जो लीज पेमेंट है वो आमतौर पे काइबोर के साथ लिंक होती हैं। तो काइबोर क्योंकि चेंज होता रहता है ईयर टू ईयर, तो जब वो काइबोर आपका पीरियड टू पीरियड चेंज होता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि लीज पेमेंट भी चेंज हो जाती है। या अगर हम इंडेक्स की बात करें, आपने लीज पेमेंट अपनी एसोसिएट की भी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, सपोज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, तो फिर वो वेरी करती रहती हैं, क्योंकि प्राइस इंडेक्स या फिर रेट जो है वो वेरी करते जाते हैं। द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ अ परचेज ऑप्शन। अच्छा, परचेज ऑप्शन क्या होती है? हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लेसी को ये ऑप्शन, जनरली ये ऑप्शन हासिल होती है कि जब लीज टर्म खत्म हो जाए तो वो एसेट को परचेज कर सकता है। रीजन, सो लेसी वो परचेज कर सकता है एसेट। सो और तो अगर वो एक्साइज प्राइस जिसमें परचेज ऑप्शन होती है, और ये रीजनेबली सर्टेन होता है कि लेसी अपनी परचेज ऑप्शन अवेल करेगा, यानी एक्साइज करेगा, यानी कि वो एसेट परचेज कर लेगा, तो फिर उसका जो एक्सरसाइज प्राइस होता है वो हम इसमें ऐड करते हैं, लीज पेमेंट का पार्ट बनता है। इसके अलावा पेमेंट्स ऑफ पेनल्टीज फॉर टर्मिनेटिंग द लीज। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और बात डिस्कस की थी कि लेसी को एक और ऑप्शन हासिल होती है कि वो लीज टर्मिनेट कर सकता है, अगर ये रीजनेबली सर्टेन हो कि वो अपनी लीज यानी कि टर्मिनेट कर सकता है, तो फिर पेमेंट ऑफ पेनल्टीज फॉर टर्मिनेटिंग द लीज भी उस लीज पेमेंट का हिस्सा होती है, हम उसमें ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा लीज पेमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स, जो लीज पेमेंट हम कैलकुलेट करते हैं उसमें रेजिडुअल वैल्यू। और रेजिडुअल वैल्यू होती क्या है? बेसिकली अगेन ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में। जब हमने डिप्रिसिएशन डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद जो एसेट की वैल्यू होती है, जिसको हम सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, उसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, तो वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू होती है यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद। अच्छा, जब यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है तो लेसोर को किसी भी किस्म के लॉस से बचाने के लिए बाज दफा लेसी या कोई और पार्टी गारंटी देती है उस रेजिडुअल वैल्यू की। तो जब रेजिडुअल वैल्यू की जितनी अमाउंट की रेजिडुअल वैल्यू की गारंटी होती है, वो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कहलाती है। और जितनी अमाउंट की गारंटी कोई नहीं देता है, तो वो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कहलाती है। सपोज एसिड की लाइफ है 10 इयर्स, और 10 इयर्स खत्म होने के बाद एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है 30,000। लेसी ने या किसी थर्ड पार्टी ने अगर गारंटी दी है रेजिडुअल वैल्यू की 20,000 की, तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या कहलाएगी? 20,000। और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 में से हम 20 माइनस करेंगे तो वो 10 हो जाएगी। अच्छा, जो ये रेजिडुअल वैल्यू होती है, ये
लेसी के लिए डिफरेंट तरह से कैलकुलेट की जाती है और लेसोर के लिए डिफरेंट तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो जब हम लेसी की बात कर रहे हैं तो रेजिडुअल वैल्यू लेसी के लिए जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है फॉर लेसी, ठीक है। तो लेसी के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल बाय लेसी, वो अमाउंट जो पेबल बाय लेसी हो वो कहलाती है अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटीज। तो वो आपकी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती है। लीज पेमेंट आप जब लेसी की कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो उसका पार्ट होती है, उसमें ऐड होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करते हैं लेसोर की, सो लेजोर की जब हम लीज पेमेंट कैलकुलेट करते हैं और उसमें हम रेजिडुअल वैल्यू का जिक्र करते हैं, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का, तो एनी रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड प्रोवाइडेड बाय लेसर प्रोवाइडेड टू लेसोर बाय लेसी। अगर लेसी कोई गारंटी दे लेसोर को, या अ रिलेटेड पार्टी रिलेटेड टू लेसी ये गारंटी दे दे, या थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसोर, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर की ही अगर हम एग्जांपल ले लें और वो गारंटी दे दे कि फाइनेंशियली कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द गारंटी, के ये लोग होते हैं, ये तीन तीन लोगों को हमने जिक्र किया, लेसी का जिक्र किया, पार्टी रिलेटेड टू लेसी हो गया, या थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसोर। अगर इन तीनों में से कोई भी गारंटी दे दे रेजिडुअल वैल्यू की, तो फिर ये लेसोर की जो हम लीज पेमेंट ऐड करते हैं उसमें ये चीजें, लीज पेमेंट कैलकुलेट करते हैं उसमें ये ऐड हो जाता है। सो रेजिडुअल वैल्यू गारंटी क्या होती है, इज अ गारंटी मेड टू अ लेसोर। ये वो गारंटी है जो किसको दी जा रही होती है, लेसोर को दी जा रही होती है बाय अ पार्टी अनरिलेटेड टू लेसोर। दैट गारंटी क्या होती है, द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट एट द एंड ऑफ द लीज be at least a specified amount, will be at least a specified amount। और ये कहा जाता है कि कम से कम इतनी होगी, ये इसकी गारंटी दी जाती है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की कि एसेट की जो रेजिडुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 30,000 है, लेकिन अगर कोई लेसोर को गारंटी दे दे कि कम से कम ये इतनी होगी, लाइक 20,000 होगी, तो दैट 20,000 रिप्रेजेंट रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। और आप ये देख लें इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। मिनिमम लीज पेमेंट लेसर की डाउन पेमेंट एनुअल पेमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं लीज टर्म से और प्लस कर देते हैं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू से। अच्छा, अब इसमें खास चीज ये है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है एनुअल पेमेंट्स का, तो अगर आपको सेमी एनुअल पेमेंट दी हुई है या हाफ ईयरली दी हुई है तो यहाँ पे फिर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। अगर आपको क्वार्टरली का जिक्र है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। अगर जिक्र है मंथली का तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। आप ये जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है ये हम किस बेस पे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम लेसी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो पेबल बाय लेसी ही सिर्फ हम इसमें ऐड करेंगे और कुछ नहीं कैलकुलेट करेंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं लेसोर की, तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू या तो लेसी ने गारंटी दी हो, या पार्टी रिलेटेड टू लेसी हो, या फिर एनी पार्टी अनरिलेटेड टू लेसोर हो, तो इसमें हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। सो ये हमारी डेफिनेशन थी लीज पेमेंट्स की, कि हम लीज पेमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हम क्या करेंगे, जैसा हमने जिक्र किया कि टोटल रेजिडुअल वैल्यू में से जितने की गारंटी दी हुई है वो माइनस कर देंगे तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि एक्सेल शीट हम शेयर कर लेते हैं। और एक्सेल शीट जब हम शेयर करेंगे तो फिर हम उसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे।
सो ये एक्सेल शीट हमारे पास आ गई सामने, दिस वन। सो okay class, सो क्लास एग्जाम्पल नंबर 8 है। यहाँ पे हम हेडिंग लिखते जाते हैं। एग्जाम्पल 8 हम कर रहे हैं। Adil Limited, AL, acquired a machine on lease from Kashif Limited. So Kashif Limited lessor हो गए और Adil Limited lessee हो गए। और डाउन पेमेंट आपको दी हुई है 5 मिलियन, एनुअल पेमेंट्स दी हुई है 8 मिलियन और लीज टर्म्स है 5 ईयर। In addition to the above information, consider the following 3 independent scenario. 3 independent scenario हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सिनेरियो 1 में क्या डिस्कस हुआ हुआ है। सो सिनेरियो 1 में आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है AL has guaranteed रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन। ये जो एएल ने गारंटी दी हुई है 10 मिलियन, एएल कौन है? लेसी है। और किसको गारंटी दी हुई है? एएल ने गारंटी दी हुई है ऑब्वियसली लेसोर को दी हुई है। ऑल्दो इट एक्सपेक्ट्स टू पे निल, जबकि ये पे कितना करेगा? निल पे करेगा, जीरो पेमेंट करेगा। The machine has expected residual value of 15 million. टोटल जो एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है वो कितनी है? 15 मिलियन है, जिसमें से एएल ने गारंटी दी हुई है 10 मिलियन की। हालांकि वो उसकी जो पेमेंट है उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी है? निल है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि अगर हम लेसी के लिए गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू निकालेंगे तो पेबल बाय लेसी हम कैलकुलेट करेंगे। और एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि पेबल कितनी है? उसकी निल है, यानी कि उसकी एक्सपेक्टेड पेबल अमाउंट निल है। सो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। हम कैलकुलेट कर रहे हैं लीज पेमेंट्स। और लीज पेमेंट कैलकुलेट कर किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं? लेसी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। और फॉर्मूला हमारे पास वही है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कि हम लेंगे डाउन पेमेंट और इसमें हम प्लस करेंगे एनुअल पेमेंट मल्टीप्लाई बाय लीज टर्म, यानी लीज टर्म 10 साल 5 साल जो भी टाइम है। और फिर हम फाइनली इसमें प्लस कर देंगे, फाइनली हम इसमें और क्या प्लस कर देंगे? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। और अगर हम लेसोर के लिए कैलकुलेट करते हैं तो सेम फॉर्मूला है लेसोर के लिए भी। लेसोर के लिए तो ये फॉर्मूला हमने लिखे हैं, दोनों फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। अच्छा, अब सिनेरियो 1 में हम अगर हम लीज पेमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं लेसी की, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डाउन पेमेंट हमारे पास कितनी? ये देखिए, हमने 5000 डिस्कस की थी डाउन पेमेंट। तो ये 5 मिलियन हमने डिस्कस की थी। 8 मिलियन लीज पेमेंट थी और लीज टर्म थी 5 इयर्स। और पहले सिनेरियो में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू थी ये और 10 मिलियन। और आप जो लेसी है
उसकी अमाउंट कितनी पेबल है, वो जीरो है, यानी उसने उसकी एक्सपेक्ट जो अमाउंट है वो जीरो है। इट एक्सपेक्ट्स टू पे निल। सो अब डाउन पेमेंट आप देख लें, डाउन पेमेंट हमने 5 मिलियन ली है, प्लस हम कर देंगे एनुअल पेमेंट्स। सो एनुअल पेमेंट है 8 मिलियन, और कितने साल तक आपने देना है, 5 इयर्स तक, तो ये लीज टर्म हो गई। और फिर इसकी जो रेजिडुअल गारंटीड वैल्यू है लेसी के लिए, वो क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी या जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमने अमाउंट जो कैलकुलेट की है वो डॉलर में है। इसको हम लिख लेते हैं मिलियन। और अगर हम यहाँ से ये साइन हटा दें, तो मैं आपको इसकी कैलकुलेशन सेपरेटली यहाँ पे दिखा रही हूँ, ताकि कंपैरिजन में फिर हमें आसानी हो। अच्छा, इसके बाद जो हमने लीज पेमेंट कैलकुलेट करनी है, किसके लिए कैलकुलेट करनी है, लेसोर के लिए कैलकुलेट करनी है। और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम तरीका है, डाउन पेमेंट लेंगे और फिर हम लेंगे लीज पेमेंट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीज टर्म के साथ जो कि 5 साल है। और यहाँ पे लेसी ने गारंटी दी हुई है, कितने की लेसी ने गारंटी दी हुई है, 10 मिलियन के। अब आप यहाँ पे डिफरेंस आप चेक कर लें यहाँ पे ही, कि जब हमने लेसी की अमाउंट कैलकुलेट की थी तो पेबल बाय लेसी निल था, इस वजह से यहाँ हमने जीरो लिखा। और गारंटी वैल्यू जो लेसी ने दी थी लेसर को, वो 10 थी, तो हमने यहाँ पे 10 लिखा है। सो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, तो आप देख लें, ये हमने एंटर किया और यही हमने मजीद कैलकुलेशन की, तो यहाँ पे हमें आ जाएगा 55 मिलियन। यानी कि हम करेंसी का साइन लगा देते हैं और 55 मिलियन आ गया। सो ये आपकी थी गारंटीड वैल्यू। और लीज पेमेंट हमने कैलकुलेट की सिनेरियो 1 में। अब जब हम सिनेरियो 2 की बात कर रहे हैं, तो सिनेरियो 2 में खास बात क्या है, सिनेरियो 2 में खास बात ये है कि ए लिमिटेड हैज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन। ये जो गारंटी दी जाती है, ये लेसोर की वैल्यू में ऐड हो जाती है। और ऑल्दो इट एक्सपेक्ट्स टू पे ओनली 3 मिलियन, और जितनी पेमेंट एक्सपेक्टेड होती है बाय लेसी, तो वो हम ऐड करते हैं लेसी की लीज पेमेंट में। तो हम फिर से अगर इसको रिपीट करें सिनेरियो 2 के साथ, तो सिनेरियो 2 के साथ हमारा क्या डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे लेसी ने कितनी पेमेंट एक्सपेक्टेड है लेसी की तरफ से, 3 मिलियन। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर लिया है, यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है 3 मिलियन, तो हमारी अमाउंट कितनी आ गई है, 48 मिलियन। जबकि लेसोर में वही सेम गारंटी 10 मिलियन की जैसे सिनेरियो 1 में थी, वैसे ही सिनेरियो 2 में है, तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया 10 मिलियन। तो लेसोर की जो लीज पेमेंट आ रही है 55 आ रही है, लेसी के लिए जो लीज पेमेंट आ रही है वो 48 आ रही है। अच्छा, और जो लास्ट सिनेरियो है सिनेरियो 3, उसमें क्या डिस्कस हुआ है, एएल हैज नॉट गारंटीड एनी रेजिडुअल वैल्यू। एएल ने गारंटी नहीं दी है, बट हाउएवर एम लिमिटेड जो कि मैन्युफैक्चर है, जो कि थर्ड पार्टी है, हैज गारंटीड एकेएल लिमिटेड टू परचेज मशीन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म बाय फॉर रुपीज 13 मिलियन। यानी जो गारंटी दी है वो थर्ड पार्टी ने दी है। हमने पढ़ा था ना कि अभी डिस्कस किया था कि 3 लोग हो सकते हैं लेसोर को गारंटी देने के लिए। सो अब हम अगर सिनेरियो 2 के बाद सिनेरियो 3 देखें, तो सिनेरियो 3 में हमारे पास क्या चेंज आएगा, यहाँ पे जो लेसी है इसने किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दी है, तो ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर गारंटी लेसोर को कोई पार्टी रिलेटेड टू लेसी या पार्टी अनरिलेटेड टू लेसोर अगर वो गारंटी दे दे,
तो यहाँ पे 13 मिलियन की मैन्युफैक्चरर ने गारंटी दी हुई है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे उसको, 13 मिलियन लेसोर की लीज पेमेंट में ऐड हो जाएगा। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज में हमने देखा कि लीज पेमेंट लेसोर के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं और लेसी के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9, हम इसको भी फिनिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में लिखा हुआ है, Paris Limited entered into an account a contract with Pakistan Leasing Company to acquire an asset. The lessee is required to make a down payment. So down payment आपको दी हुई है, semi annual payments दी हुई हैं, लीज टर्म 5 years है, द रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड एज 15,000 रुपीज, द लेसी guaranteed the lesser an amount of rupees 10,000। तो लेसर ने जो गारंटी दी है वो कितनी गारंटी दी है, लेसर को 10,000 विच इज एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए लेसोर ने गारंटी दी हुई है, क्या लेसी की पेमेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो लेसी की पेमेंट नहीं है तो हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 9 का ए पार्ट, और हमने पहले लीज पेमेंट कैलकुलेट करना है लेसी के लिए। सो फॉर्मूला वही है, डाउन पेमेंट, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो डाउन पेमेंट कितनी है, 60,000। कहाँ पे जिक्र हो रहा है डाउन पेमेंट का, दिस वन, ये 60,000 लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे डाउन पेमेंट ले लेते हैं 60,000, इसमें हम प्लस कर देंगे लीज पेमेंट। अब लीज पेमेंट कितनी है, 1 लाख सेमी एनुअल है, तो 1 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि पेमेंट्स क्या है, सेमी एनुअल है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमारा जो लीज टर्म है उससे भी हम मल्टीप्लाई करें। लीज टर्म कितना है, कितने साल तक लीज पेमेंट करना है, 5 साल तक लीज पेमेंट करना है। प्लस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि लेसी ने कितनी अमाउंट पे करनी है, या क्या एक्सपेक्टेशन है कि लेसी क्या पे करेगा। तो यहाँ पे फिर हम लीज पेमेंट या गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो हम क्या ले लेंगे, वो हम 0 ले लेंगे। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट के लिए दिस वन हम साइन ऑफ इक्वालिटी लगा देते हैं, तो हमारी जो लीज पेमेंट आ रही है दिस वन आ रही है। इसी तरह जब हम ये चीज रिपीट करेंगे लेसोर के लिए, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा, यानी कि हम लीज पेमेंट कर रहे हैं और लेसी के बजाय लेसोर। तो डाउन पेमेंट वही है, लीज पेमेंट्स भी वही है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। और यहाँ पे इसको लेसी ने कितनी गारंटी दी हुई है, 15,000 की, आउट ऑफ 15,000 10,000 की गारंटी दी हुई है। ये देखिए, ये चेक करें, दिस वन 10,000 की गारंटी दी हुई है। सो जब हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, 0 के बजाय हम ऐड कर देंगे 10,000। तो ये 10,000 यहाँ पे ऐड हो गया। इसके अलावा इसने एक और चीज पूछी हुई है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। सो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो टोटल रेजिडुअल वैल्यू है इसमें से जितने की गारंटी हो चुकी है वो माइनस कर देंगे, तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी।
यानी कि हम क्या करेंगे, 15 में से 10 माइनस कर देंगे तो 5000 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या कहलाएगी, ये वैल्यू कहलाएगी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। इसी तरह एग्जाम्पल 9 का अगर हम बी पार्ट देखें, तो बी पार्ट में क्या डिस्कस हुआ है कि Lahore Limited entered into a contract with Pakistan Leasing Company. The down payment is 25,000. Monthly payment आपको 130 दी हुई है. Lease term है 1 साल की बात हो रही है. The residual estimated value is this. Total residual value दी हुई है. An unrelated third party guarantees the lessor to buy back it for 112. तो आपने मिनिमम लीज पेमेंट कैलकुलेट करनी है और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है वो है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। सो फॉर्मूला हम यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं, हमें आसानी हो जाएगी। सो डाउन पेमेंट कितनी दी हुई है यहाँ पे, डाउन पेमेंट है 2,50,000। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं 2,50,000 प्लस हम कर लेते हैं लीज पेमेंट्स। जो मंथली पेमेंट कितनी है, 1,30,000। क्योंकि ये मंथली पेमेंट है तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे लीज टर्म से, और लीज टर्म हमारी कितनी है, जस्ट 1 ईयर के लिए है लीज टर्म। और फिर हम इसमें प्लस कर देंगे गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो लेसी इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि कितना एक्सपेक्टेड है कि लेसी कितना पे करेगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, जो अमाउंट आ जाएगी वो दिस वन आ रही है, और इसको हम करेंसी के साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह जब हम बात करते हैं लेसोर की, तो लेसोर की अमाउंट में डाउन पेमेंट वही है, मंथली पेमेंट भी वही है, लेकिन यहाँ पे जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है वो 1,12,000 है। तो ये हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और अगर इसकी हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो आप कैलकुलेशन देख लीजिए कि हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट आ जाती है। तो टोटल हमारे पास अमाउंट आ जाती है 19,22,000। और जब हम अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू निकालेंगे तो वो हम कैसे निकालेंगे, टोटल जो हमारी रेजिडुअल वैल्यू है 1,15,000 है। इसमें से जितनी गारंटी दी हुई है, कितने की गारंटी दी हुई है, 1,12,000 की दी हुई है। तो ये हमारी कैलकुलेट हो जाएगी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। और एक और बात जो याद रखने वाली है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हम लेसोर के लिए निकालते हैं। सो दैट्स इट। ये हमने कैलकुलेशन कंप्लीट की। हमारे पास मज़ीद कोई नो, इसके बाद हमारे पास लेक्चर 3 होगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम डिस्कस करेंगे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, और फाइनली अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होती है। तो ये कैलकुलेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी था। आज के लेक्चर में हमने जो कैलकुलेशन की है वो क्या क्या कैलकुलेशन की है, हमने जो मेन कैलकुलेशन करनी सीखी है वो हमने लीज पेमेंट कैलकुलेट करना सीखा है लेसोर के लिए, लेसी के लिए। और जो हमने मेन बात सीखी है कि लेसी के लिए जब हम लीज पेमेंट कैलकुलेट करते हैं तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ
एक चीज होती है, अगर ये लिखा हो कि लेसी इज एक्सपेक्टेड टू पे दिस अमाउंट, तो जितना लेसी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो इतना पे करेगा, वो लेसी की गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कहलाती है। और लेसोर की जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती है, उसमें तीन चीजें शामिल हो सकती है। गारंटी या तो लेसी दे, गारंटी या तो पार्टी रिलेटेड टू लेसी हो, या फिर पार्टी अनरिलेटेड टू लेसोर हो, ये तीन लोग हो। सो दैट्स इट क्लास, टेक केयर।